Good morning, students. In class 11, today we will discuss about the energy. And about energy, you are already familiar in class 9th. आप 9th में पढ़ चुके हैं एनर्जी क्या होती है. एनर्जी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कि कितना वो एबिलिटी है उसके अंदर, कितनी कैपेसिटी है काम को करने की, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी एनर्जी. अगर मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलते हैं कि मान लिया हमें कोई एक पर्टिकुलर काम को करना है. मान लिया मेरे पास 10 चेयर है और मैं 2 बच्चों को बोल देता हूँ कि आप इन चेयर्स को उठा के एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है. अगर मान लिया एक बच्चा उसी को 5 मिनट में कर देता है और दूसरा बच्चा उसी काम को 10 मिनट में करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि एक में एनर्जी ज़्यादा है. अगर वो सेम काम करते हैं देन देयर एनर्जी विल बी सेम. तो जो 5 मिनट टाइम ले रहा है वो भी एनर्जी सेम होगी और जो 10 मिनट का टाइम लेता है उस काम को करने में, उसकी एनर्जी भी सेम होगी. ठीक है. अगर हम बात करें पावर्स की, तो पावर हमने जो कल स्टडी किया था कि अगर कोई जल्दी काम को कर देता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है, काम को कम टाइम में करता है तो पावर ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा टाइम लेता है उसी काम को करने में तो उसकी पावर क्या होगी, कम होगी. ठीक है. तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो एनर्जी है, देयर आर ए नंबर ऑफ एनर्जी सराउंडिंग अस. ठीक है. तो हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है. अगर काइनेटिक और पोटेंशियल का हम सम करें तो हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, साउंड एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है. तो बहुत सारी टाइप की हमारे पास एनर्जी है. लेकिन इन क्लास 11th वी विल स्टडी ओनली 2 टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. अब बात करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होगी. तो हम एनर्जी की यूनिट है उसको लिखते हैं जूल. तो जूल क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी. हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करें एनर्जी की तो वो हम जैसे यूज करते हैं, कई बार न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं. जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेंगे. तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल. ठीक है. तो आपको ये कन्वर्जन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे. उसके बाद कैलोरी होता है. कैलोरी जब जैसे आप थर्मोडाइनमिक्स के अंदर स्टडी करोगे तो वहाँ पर हम 4.2 जूल के इक्वल मान के चलते हैं एक कैलोरी को. और इसके बाद किलोवाट आवर, जब आप इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पावर को स्टडी करते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटिकल बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, या हम उसको 1 यूनिट भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल. ठीक है. तो ये हमारे पास यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है एनर्जी की. अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मोशन है देन इट विल पोजेस काइनेटिक एनर्जी. तो हम कह सकते हैं दैट एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन. जो बॉडी के अंदर उसकी मोशन के कारण एनर्जी होगी उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी. अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन की. मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का, तो उसके लिए हम एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे. लेट अस कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास m and its initial velocity is 0. When a force F is applied on the body, it displaces it through a certain distance s. तो हम उसकी जब s डिस्प्लेसमेंट तक कर देगा, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हम v मान सकते हैं. और जो उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज होगा उसको एक्सेलरेशन a कंसीडर कर सकते हैं. तो वहाँ पर हम अगर देखें एक्सेलरेशन कितनी होगी उसके अंदर, तो हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज कर सकते हैं. जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी किया था वो थी हमारे पास v² - u² = 2as. तो यहाँ पर अगर हम देखें इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या थी? 0 का स्क्वायर = 2as. तो यहाँ पर v² किसके इक्वल होगा? 2as. अगर मैं एक्सेलरेशन देखना चाहता हूँ बॉडी के अंदर दैट विल बी v² 2s. ठीक है. तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन हमें पता चल चुकी है. तो अगर हम देखें
एज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होती है, तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के, और साथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हमने कल लिखा था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को एफ एस कोस थीटा, तो वहां पर अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा क्या होगा? 0 डिग्री, और कोस 0 क्या होता है? 1, तो हम कह सकते हैं एफ एस कोस 0 दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखो मास एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं v² बाई में 2s, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट है, s से s क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 1/2 को अलग से लिखा m और v²। तो ये क्या है? दिस इज वर्क डन अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये जो हम वर्क डन करेंगे उस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए, वो किसके इक्वल होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसे रिलेटेड है लीनियर मोमेंटम के साथ। कई बार इसके ऊपर काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? P से डिनोट करते हैं, और किसके इक्वल होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 1/2 mv² ओन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई m। अगर इस इक्वेशन को एक बार m से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या होगा? 1/2 m, और m से m की मल्टीप्लाई करेंगे m² और v²। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस इक्वेशन को एक बार m से डिवाइड किया है, एक बार m से मल्टीप्लाई किया है। a² v², तो हम क्या लिख सकते हैं? ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? 1/2 mv का होल स्क्वायर, और यहाँ पर k की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 1/2, और m और v को क्या लिख सकते हैं? p का स्क्वायर। तो ये हमारे पास p² बाई में 2m, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? p² बाई 2m। और यहाँ पर लीनियर मोमेंटम देखें तो ये क्या होगा? 2m, और k से मल्टीप्लाई है 2m के, और ये जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या हो जाएगा? अंडर-रूट। ठीक है, अंडर-रूट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम हमेशा किसके इक्वल होता है? अंडर-रूट 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन अच्छे से लर्न करना है। इसके बाद बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी अच्छा टॉपिक है और रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक है आपका +1 के अंदर। कई बार ये 3 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वर्क एनर्जी क्या कहती है हमें? वर्क एनर्जी थ्योरम हमें कहती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क डन करेंगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो वो हमेशा जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? जो बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा हमेशा उसके इक्वल होगा। तो मान लेते हैं लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds। तो हम स्मॉल वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर dw की वैल्यू क्या होगी? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वहाँ पर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। cos 0 क्या होता है? cos 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पर FDS आएगा। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है? न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर dw को क्या लिखा? फोर्स क्या लिख दिया? मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन क्या लिख दिया हमने? मास। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी बाय में चेंज इन टाइम, और साथ में डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको वर्क डन को लिखूँ मास, और यहाँ पर dv को मैं पीछे ले आऊँ, ds को यहाँ पे आगे ले आऊँ, तो ds बाई dt लिख सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखा और साथ में क्या है? dv। तो मैंने यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई? mv dv। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, अगर हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन कर दिया। मास बॉडी का कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर रखा क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। किसका इंटीग्रेशन करोगे? v का, किसके रिस्पेक्ट? dv के। और जब इंटीग्रेशन करते हैं वहाँ पर चेंज किस में है? वेलोसिटी में। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो यहाँ पर वर्क डन किसके इक्वल होगा? मास,
और वेलोसिटी जिसका भी इंटीग्रेशन करो उसकी पावर देखो क्या है, पावर यहाँ पर 1 है। तो इंटीग्रेशन करते हुए क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड, उसी पावर से डिवाइड, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो यहाँ पर देखो m1 + 1 क्या होगा, v की पावर 2 और बाय में 2, ठीक है। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। इसके बाद क्या करते हैं, वर्क डन किसके इक्वल होगा, m, और जो भी कांस्टेंट है उसको हमेशा लिमिट लगाने से पहले बाहर ले लेते हैं। तो ये 2 को बाहर रखा, v की जगह एक बार अपर लिमिट दैट इज v² माइनस में, और v की जगह एक बार लोअर लिमिट दैट इज u²। तो हम 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2m को, तो क्या आएगा 1/2m v², और फिर माइनस है 1/2m u²। तो ये क्या है हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आया, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस में ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और हम इस वर्क डन को लिख सकते हैं ये क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, I hope you have understand all the topic very clearly and you have to try the numerical problems on these topics, ठीक है। काफ़ी अच्छे से आपने इसको लर्न करना है और आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसके ऊपर ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।